नमस्कार, वेलकम टू क्लासिकल लर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जो कि DSSB एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसी सीरीज़ के अंतर्गत यह हमारा दूसरा वीडियो होगा। तो आप सभी उम्मीद है कि आप सभी को हमारा पहला वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर हमें बताइए। चलिए बिना किसी देर के हम अपने MCQs सॉल्व करना शुरू करते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन की श्रृंखला करी थी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा महाविहार बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? अब ये क्या है, महाविहार क्या होता था? जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी उसको महाविहार कहा जाता था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सबसे प्राचीन था। तो हम सब जानते हैं कि तक्षशिला जो है हमारा वो सबसे प्राचीनतम बौद्ध धर्म का हो या फिर ऐसे कहें सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला। अब कुछ तक्षशिला के बारे में और कुछ तथ्य जान लेते हैं। तक्षशिला जो हमारा था वो पेशेवर पाकिस्तान में पड़ता था। मतलब करंट में जो है वो पेशेवर पाकिस्तान में पड़ता था। पहले तो ये सारा रीजन किसका था? भारत का ही था। तो ये अभी करंट में पेशेवर पाकिस्तान में पड़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 चाणक्य, ऑप्शन नंबर 2 कौटिल्य, ऑप्शन नंबर 3 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना है। इसमें से पूछा गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो वैसे तो ये विक्रमादित्य नहीं होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा। विक्रमादित्य क्योंकि गलत है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करी गई है। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसकी बात करी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात करी गई है। तो ये विक्रमादित्य नहीं होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऐसा है? क्योंकि चाणक्य के ही ये तीनों नाम दिए गए हैं। चाणक्य का एक नाम था जो कि उनके बचपन का नाम था, वो था विष्णुगुप्त, और वो चाणक्य के पिता का नाम जो था वो चणक था, इसलिए वो चाणक्य के नाम से जाने गए। और ऐसा माना जाता है कि उनका जो गोत्र था वो कुटिल गोत्र था। कुटिल गोत्र था, इसके कारण उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कुटिल गोत्र के थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही नाम जो हैं वो उनके गुरु के ही नाम हैं, मतलब चाणक्य के ही ये सारे नाम हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, चाणक्य का महान शिष्य चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस राजवंश का था? तो अभी हमने ऊपर बात करी जो चंद्रगुप्त थे उनके गुरु का नाम चाणक्य था। तो अब इसमें पूछा गया है कि जो चंद्रगुप्त थे उनका वंश कौन सा था? तो हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त महान सम्राट थे, उनको चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा मौर्य वंश, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन भारतीय शिक्षा शुभारंभ संस्कार निम्नलिखित में से कौन है? मतलब जो प्राचीन समय में जब शिक्षा का शुभारंभ होता था, मतलब जब शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत होती थी, तो एक संस्कार होता था। तो वह कौन सा संस्कार है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जात कर्म, ऑप्शन नंबर 2 उपनयन, ऑप्शन नंबर 3 गर्भाधान, ऑप्शन नंबर 4 दीक्षांत। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जब कोई भी बालक गुरुकुल जाता था तो उससे पहले शिक्षा ग्रहण करने से पहले एक संस्कार करवाया जाता था, वो होता था उपनयन संस्कार। कुछ और हमारे ऐसे ही भारतीय जो हमारा था सिस्टम, उसमें कुछ और ऐसे ही 16 संस्कारों की बात करी गई है। जैसे कि गर्भाधान हमारा संस्कार भी होता था, ये जो दिया हुआ है गर्भाधान संस्कार, ये भी होता था जब गर्भधारण किया जाता था। विवाह भी एक प्रकार का क्या था? संस्कार ही था। जातवेद संस्कार भी होता था जो जन्म के समय होता था, गर्भधारण के समय गर्भाधान, विवाह भी एक संस्कार था। ऐसे ही अंतिम संस्कार। तो कुल कितने हमारे संस्कार होते हैं? 16 संस्कारों की बात करी जाती है। 16 संस्कार होते हैं हमारे।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा में लोकप्रिय विषय थे। जो प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा थी उसमें सबसे फेवरेट लोगों के विषय क्या होते थे, या सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई करी जाती थी वो किस विषय पर करी जाती थी। हमारे ऑप्शंस हैं दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण, ऑप्शन नंबर 3 इतिहास, ऑप्शन नंबर 4 युद्ध कला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दर्शन शास्त्र। मतलब कि हमारी जितनी भी पढ़ाई होती थी प्राचीन समय में, जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते थे वो सारी हमारी दर्शन शास्त्र आधारित ही होती थी। इस दर्शन शास्त्र का जो एरिया था वो इतना वास्ट था कि ये अपने अंदर सारी शिक्षाओं को समा लेता था। युद्ध कला हो, चाहे हमारा वो इतिहास हो, व्याकरण हो, नीति शास्त्र हो, कुछ भी हो, वो सब इस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत समाहित होता था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, गौतम बुद्ध का पहला शिष्य निम्नलिखित में से कौन है। गौतम बुद्ध का पहला शिष्य कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद। ये आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी थे। उनके उपदेशों को सबसे पहले इन्होंने सीखा और उसके बाद प्रचार प्रसार किया। तो गौतम बुद्ध के पहले शिष्य के रूप में आनंद को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 शिष्यों का उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। उस उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं, तो उस उपदेश को हम जानते हैं, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 काल चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 ज्ञान चक्र प्रवर्तन, या फिर भक्ति चक्र प्रवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन। जो महात्मा बुद्ध के का जो उपदेश था, पहला उपदेश जो उनके 5 शिष्यों ने ग्रहण किया था, उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं बौद्ध धर्म में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को किस स्थान पर दिए थे। मतलब उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, वो कौन से स्थान पर दिया था, वह स्थान कौन सा है बताना है। हमारे ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन सारनाथ, दूसरा ऑप्शन वाराणसी, तीसरा ऑप्शन गोरखपुर, चौथा ऑप्शन है हमारा बोध गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सारनाथ। सारनाथ हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। जहाँ उन्होंने अपना उपदेश दिया था, बाद में जब सम्राट अशोक का समय था तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। तो वो इतना प्रभावित था महात्मा बुद्ध से कि उसने फिर सारनाथ में धम्मे के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध धर्म में दीक्षांत समारोह किस नाम से जानते थे। अब दीक्षांत समारोह इस शब्द से हम क्या समझते हैं कि जब दीक्षा का अंत होता है, दीक्षा या शिक्षा का जब अंत होता है तो कौन सा समारोह होता है, हमारा दीक्षांत समारोह। तो एक दीक्षांत समारोह होता था, एक शिक्षा शुरू करने के समय समारोह होता था, जैसे उपनयन होता था, वैदिक कर्मकांडों में होता था हमारा उपनयन संस्कार, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी जो होते थे वो 2 हमारे संस्कार होते थे या 2 समारोह होते थे। तो इसमें पूछा गया है दीक्षांत मतलब जब दीक्षा खत्म होगी तब कौन सा समारोह होता था। ऑप्शन है हमारे उपसंपदा, ऑप्शन नंबर 2 उपविभाजन, ऑप्शन नंबर 3 अपराजिता, ऑप्शन नंबर 4 अपवंचन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट, उपसंपदा संस्कार। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ और बात। उपसंपदा तो हो गया हमारा दीक्षांत, और एक हमारा संस्कार होता था जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते थे उस समय यह संस्कार होता था, वह होता था प्रवज्जा संस्कार। अब ये प्रवज्जा क्या होता था, प्रवज्जा संस्कार कहिए या फिर समारोह कहिए, एक ही बात है। तो प्रवज्जा होता था जब शिक्षा हमारी शुरू होती थी, जब हम शिक्षा अपनी ग्रहण करना शुरू करते थे। इसमें जो भी वहाँ के नियम होते थे कि आपको नाखून काट के जाना है, बाल छोटे, जो भी नियम होते थे, कैसे वस्त्र धारण करने हैं, तो ये यहाँ से शुरू होता था। जब शिक्षा शुरू होती थी तो प्रवज्जा संस्कार होता था, और जब शिक्षा समाप्त होती थी, शिक्षा जब समाप्त होती थी तब कौन सा संस्कार होता था हमारा, जब शिक्षा समाप्त होती थी तो होता था हमारा उपसंपदा संस्कार। समाप्ति पर होता था हमारा उपसंपदा संस्कार। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40,
महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संकलित हैं? महात्मा बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी उन्हें किसी एक ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो पूछा गया है वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ये संकलित हैं। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर 2 आचारांग, ऑप्शन नंबर 3 पाली, ऑप्शन नंबर 4 महायान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब है 3 पोटलियों का समूह, या फिर ऐसे इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है। अब त्रिपिटक के अंदर अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हमारा एक तो आ जाता है हमारा सुत्तपिटक। सुत्तपिटक ये एक पिटक है, मतलब त्रि मतलब 3, तो एक तो सुत्तपिटक हो गया। एक हमारा हो जाता है विनय पिटक, विनय पिटक, और एक हमारा होता था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये हमारे क्या होते थे, 3 पिटक होते थे। पहला सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन्हीं तीनों पिटक को मिलाकर जो कहा जाता है वो त्रिपिटक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्रिपिटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध शिक्षा का अध्यापक निम्नलिखित में से किस वर्ग से आता था? मतलब कि जो बौद्ध शिक्षा में अध्यापक होते थे वह कौन से वर्ग से आते थे? हमारे ऑप्शन हैं ब्राह्मण वर्ग, अब्राह्मण वर्ग, या फिर क्षत्रिय, या फिर सभी वर्ण। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी वर्ण। जब बौद्ध शिक्षा थी वो ना ही किसी ब्राह्मण के लिए स्पेसिफिक थी, ना ही किसी क्षत्रिय के लिए, ना ही वैश्य, ना ही शूद्र के लिए, वो सबके लिए समान रूप से शिक्षा अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जो शिक्षक बनते थे, जो बौद्ध धर्म में जितनी भी मतलब जो भी पढ़ाई करी उसके बाद फिर आप क्या बन सकते थे, शिक्षक बन सकते थे। जो भी अध्यापक बनने के लिए पात्रता होती थी आप उसको क्वालिफाई करिए और आप क्या बन जाते थे, शिक्षक बन जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी वर्ण। यहाँ पे वर्णों की कोई बाध्यता नहीं थी कि इसी वर्ण का व्यक्ति ही शिक्षक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शुरू हो जाएगा, हमने प्राचीन भारतीय जो भी शिक्षा थी, प्राचीन भारतीय या वैदिक शिक्षा जो भी हमारी थी, बौद्ध शिक्षा, जैन, जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने हल कर लिए हैं। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो मध्यकालीन भारतीय या फिर इस्लामिक शिक्षा के बारे में शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास हम उसी में पढ़ते हैं, मुगल और जितना भी सारा आक्रमण था वो सब पढ़ते हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक शिक्षा के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। इसके अंतर्गत इस्लामिक शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कहा जाता था। इस्लामिक शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को किस नाम से जानते थे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मकदब और मदरसा, ऑप्शन नंबर 2 मदरसा और जामिया, ऑप्शन नंबर 3 मकदब और जामिया, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकदब और मदरसा। जो मकतब होता था वो हमारा होता था प्राथमिक शिक्षा के लिए। कौन मकदब होता था? हमारा प्राथमिक शिक्षा के लिए, जहाँ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करी जाती थी वो होता था हमारा मकदब, मतलब मकतब। और जो मदरसे होते थे हमारे माध्यमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा के बाद जो भी शिक्षा ग्रहण करी जाती थी उसके जो केंद्र होते थे वो होते थे हमारे मदरसे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, इस्लामिक शिक्षा में गुरु शिष्य को क्रमशः किस नाम से जानते थे? इस्लामिक शिक्षा जो भी थी उसमें गुरु और शिष्य को किस नाम से जानते थे, मतलब गुरु को क्या कहते थे और शिष्य को क्या कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीर और मुरीद। पीर और मुरीद कहा जाता था किसको? गुरु और शिष्य को। अब पीर किसको कहते थे? तो पीर होता था हमारा गुरु, सॉरी पीर होते थे हमारे गुरु को कहते थे पीर, पीर होते थे हमारे गुरु। और जो मुरीद होता था वो कौन होता था? शिष्य होता था। मुरीद कौन होता था? शिष्य होता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीर और मुरीद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44,
सूफी शिक्षा का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किस पर था? सूफी शिक्षा का जोर जो था वो किस पर था? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 सादगी पवित्रता, ऑप्शन नंबर 2 समानता सादगी, ऑप्शन नंबर 3 शालीनता भाईचारा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो जो भी हमारी सूफी शिक्षा हुआ करती थी उसका जो मेन जोर होता था वो किस पर होता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी पर। जो भी सूफी शिक्षा थी उसमें सादगी पवित्रता, समानता सादगी, शालीनता भाईचारा, इन सब का सम्मिलित रूप था। जो सूफी शिक्षा थी वो कैसी शिक्षा थी? वो एक तो जो ये सूफी मत जो होता है वो कैसा होता है? समन्वयवादी संप्रदाय होता है। सूफी जो होता है वो कैसा होता है? समन्वयवादी संप्रदाय होता है। समन्वयवादी संप्रदाय होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सूफी शिक्षा के बारे में, तो जो इस्लामिक शिक्षा के बारे में, तो इस्लाम के जो संत होते थे वही सूफी कहलाते थे। इस्लाम में जो संत होते थे उन्हीं संत को कहा जाता था सूफी। संत का मतलब दूसरा नाम क्या होता था? इस्लाम धर्म में अगर हम समझें तो वो होते थे सूफी होते थे। उसके अलावा बात करें तो जो सूफी संत होते थे वो किस चीज़ पर जोर देते थे? उनकी शिक्षा किस चीज़ पे होती थी? पाक मतलब पवित्रता, सफाई, शालीनता, भाईचारा, इन सारी बातों पर उनका जोर रहता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सूफियों की शिक्षा थी वो आडंबर से परे थी। मतलब कि वो किसी प्रकार के आडंबर के समर्थक नहीं थे, मतलब आडंबर का वो विरोध करते थे। तो आडंबर के क्या थे? घोर विरोधी थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी सूफी संत हमारे थे वो आडंबर के विरोधी थे। और वो जो हमारी सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्ति है उस पर जोर देते थे कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्ति है, सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्ति है, वही हम सबको चला रही है। तो एक सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्ति पर वो बिलीव करते थे। तो ये कुछ फैक्ट हो गए हमारे इस्लामिक शिक्षा के बारे में, सूफी के बारे में। ये हमारे कुछ फैक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, इस्लामी शिक्षा का पाठ्यक्रम आधारित था। जो इस्लामी शिक्षा थी उसका जो पाठ्यक्रम था वो किस चीज़ पर आधारित था? कुरान पर, हदीस पर, शरीयत पर, या फिर कलमा उलेमा पर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो इस्लामी शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी? तो उसका जो पाठ्यक्रम था वो आधारित था हमारा संपूर्णतः कुरान पर। कुरान की बात करें तो कुरान जो हमारी कुरान है वो लिखी गई है किसमें? अरबी भाषा में। प्लस जो इसकी लिपि है वो कौन सी लिपि है? पर्शियन लिपि है। जो कुरान हमारी है उसकी जो भाषा की बात करें तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है और लिपि कौन सी है? पर्शियन लिपि है। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुरान पर। इस्लामी शिक्षा कुरान पर ही आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पैगंबर के अनुयायी मुसलमान शब्द का अर्थ है। पैगंबर के अनुयायी जो भी थे पैगंबर मोहम्मद साहब के, उनके अनुयायियों को ही मुसलमान कहा जाता था। इस शब्द का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पूरा ईमान वाला, ऑप्शन नंबर 2 पूरा पवित्रकारी, ऑप्शन नंबर 3 पूरा पैगंबर समर्थक, ऑप्शन नंबर 4 पूरा इस्लाम वाला। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूरा ईमान वाला। अब ये जो मुसलमान शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द था मुसल्लम और एक शब्द है हमारा ईमान। इन्हीं दोनों को मिलाकर बना है मुसलमान शब्द। मुसल्लम का अर्थ होता है पूरा या परिपूर्ण और ईमान का अर्थ होता है ईमानदार। तो पूरा ईमान वाला जो भी व्यक्ति होता है उसे मुसलमान कहा जाता था। यह इस मुसलमान शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में है हमारा कुछ मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें प्रचलित धर्म दिए हुए हैं और शिक्षा दर्शन दिए हुए हैं उनके। तो प्रचलित धर्म हमारे कौन कौन से हो गए? हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई और सिख। तो इसको मिलाना शुरू करते हैं। तो इसको मिलाने के लिए सबसे पहले जो हिंदू धर्म था वो किस पर हमारा बिलीव करता था? हिंदू धर्म बिलीव करता था ब्रह्म दर्शन शिक्षा पर।
मतलब ब्रह्म ज्ञान पर वो जोर देता था। मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनकी शिक्षा अभी हमने पढ़ी धार्मिक थी। ईसाइयों की बात करें तो वो आधुनिक शिक्षा पर बल देते थे, और सिखों की बात करें तो वो कृषि शिक्षा और युद्ध कला जैसी शिक्षाओं पर जोर देते थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का 4 और बी का हो जाएगा 3, सी का 2 और डी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। डी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में इस्लामी शिक्षा परंपरा कब प्रारंभ हुई? भारत में इस्लाम जो शिक्षा थी उसका प्रारंभ कब हुआ? हमारे ऑप्शन है मुस्लिम शासनकाल में, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश शासनकाल में, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन शासनकाल में, और चौथा ऑप्शन है हमारा स्वतंत्र भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुस्लिम शासनकाल में। जब मुस्लिमों का शासन आया, तुर्कों का और मुगलों का शासनकाल आया, तभी हमारे भारत में इस्लामी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुस्लिम शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। मुस्लिम शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? मुस्लिम शिक्षा जो थी उसके बारे में कुछ तथ्य दिए हुए हैं, पूछा गया है कौन सा तथ्य सत्य है। ऑप्शन है हमारे, पहला तथ्य है मतलब यह परंपरावादी शिक्षा थी। ऑप्शन नंबर 2, यह रूढ़िवादी शिक्षा थी। ऑप्शन नंबर 3, यह धर्माधारित शिक्षा थी, मतलब धर्म पर आधारित शिक्षा थी। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि जो मुस्लिम शिक्षा थी उसमें परंपरावादी लोग भी थे, मतलब वो परंपरावादी भी थी, रूढ़िवादी भी थी, और धर्म आधारित, मतलब उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, जो भी कुरान थी उसको ही पढ़ाया जाता था। तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। मुस्लिम व इस्लामिक शिक्षा से जुड़ा समुदाय निम्नलिखित में से कौन था? मुस्लिम और इस्लामिक शिक्षा से जुड़ा हुआ समुदाय पूछा गया है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 तुर्क खिलजी, ऑप्शन नंबर 2 मुगल लोधी, ऑप्शन नंबर 3 तुगलक अफगान, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब तुर्क खिलजी हो या फिर मुगल लोधी हो और तुगलक अफगान हो, ये सारे ही क्या थे? मुस्लिम और इस्लामिक शिक्षा से जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। इस्लामी शिक्षा प्रणाली की प्रमुख शिक्षा पद्धति क्या है? जो इस्लामी शिक्षा प्रणाली थी उसकी जो प्रमुख पद्धति क्या थी? ऑप्शन है हमारे पाठ्य पुस्तक को रटना, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा द्वारा भाषण, ऑप्शन नंबर 3 खेल प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्नोत्तर प्रणाली। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, हम सब ने देखा है जो इस्लामी शिक्षा ग्रहण की जाती है वो किस पद्धति पर ग्रहण की जाती है? रटने की पद्धति पर ग्रहण की जाती है, रट के सब कुछ याद करवाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक को रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इस्लामवादी शिक्षा परंपरा किन किन मूल्यों को आत्मसात करने में पीछे रही? मतलब कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आत्मसात करने में यानी कि ग्रहण करने में क्या रही? पीछे रही। ठीक, मतलब नहीं ग्रहण कर पाई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस्लामिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर 2 जनतंत्रीकरण, ऑप्शन नंबर 3 मानवीकरण, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। मतलब कि ना ही इस्लामी शिक्षा ने अपने आप को आधुनिक किया, यानी कि आधुनिकीकरण करने में भी वो सफल नहीं रही। दूसरा जनतंत्रीकरण भी नहीं है, सिर्फ जो भी मौलाना मौलवी शिक्षा देंगे उसी पर आधारित रहता है। उसके बाद मानवीकरण का भी अभाव मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस स्थान को सूफियों का निवास स्थान यानी कि आश्रय कहा जाता था? एक स्थान होता था जहाँ पर सूफी रहते थे, तो वो सूफियों के जहाँ रहने की जगह थी उसको क्या कहते थे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ईदगाह, ऑप्शन नंबर 2 खानकाह, ऑप्शन नंबर 3 निकाहगाह और ऑप्शन नंबर 4 सैरगाह। तो इनमें से कौन सा है जो सूफियों का निवास स्थान था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खानकाह।
मतलब जहाँ सूफी संत रहते थे उनका जो भी निवास स्थल था वो क्या था, खानकाह था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, अकबर महान के गुरु का नाम क्या था? हम सब जानते हैं अकबर के गुरु का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो थे वो उनके गुरु थे। और ये जो शेख सलीम चिश्ती थे वो कौन से एक सिलसिले से आते थे? तो इनका सिलसिला था चिश्तिया सिलसिला। ये चिश्तिया सिलसिले से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सूफी गुरुकुल को किस नाम से जाना जाता था? जो सूफी गुरुकुल थे उनको किस नाम से जाना जाता था? मतलब कि हमारे यहाँ जो भी वैदिक शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, तो उसको तो गुरुकुल कहते थे। पर ऐसे ही जो इन लोगों की इस्लाम में था उसको क्या कहते थे? मतलब इस्लामिक शिक्षा में जो भी गुरुकुल होते थे उनका क्या नाम होता था? ऑप्शन है हमारे सिलसिला, ऑप्शन नंबर 1 सिलसिला, ऑप्शन नंबर 2 खानकाह, ऑप्शन नंबर 3 चिश्तिया, ऑप्शन नंबर 4 सरहिंदी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिलसिला। जो सूफी गुरुकुल हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? सिलसिला कहते थे। अब हमारे जो इस्लाम, हम लोग जानते हैं कि इसके 2 सिलसिले हुआ करते थे। एक तो होता था जो चिश्तिया सिलसिला है, अभी हमने पढ़ा, जिसके शेख सलीम चिश्ती थे, एक चिश्तिया सिलसिला था। और जो हमारा दूसरा सिलसिला था वो था हमारा नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला। तो 2 सिलसिले होते थे, एक चिश्तिया सिलसिला और एक नक्शबंदी सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम निम्नलिखित में से कौन था? जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके गुरु का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार, ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर 4 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके जो गुरु थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार जो है वो इन्हीं की याद में उसने बनवाया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ही याद में करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मध्यकाल में मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा कैसी थी? मध्यकाल में मुस्लिम जो स्त्रियां थीं उनकी शिक्षा का स्तर कैसा था? ऑप्शन है हमारे उच्च स्तरीय, ऑप्शन नंबर 2 मध्य स्तरीय, ऑप्शन नंबर 3 निम्न स्तरीय, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो मध्यकाल में मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा थी उसका स्तर कैसा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निम्न स्तरीय। बहुत ही निम्न स्तर की थी, क्योंकि शिक्षा को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता था। पर्दा प्रथा थी जिसकी वजह से स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, तो इसलिए जो शिक्षा का स्तर था वो निम्न स्तरीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षण की व्यवस्था की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन थी? अध्यापक शिक्षण व्यवस्था की जो प्रकृति थी, जो उसका नेचर था वो कैसा था, ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे औपचारिक, अनौपचारिक, बौद्धिक या फिर संस्थागत। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मुस्लिम काल के अध्यापक शिक्षण थी वो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी? अनौपचारिक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा थी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, बालक के किस विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? शिक्षा बालक के किस विकास में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर 2 सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर 3 मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर 4 नैतिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वांगीण विकास। मतलब कि बालक के सर्वांगीण विकास में क्या होती है? शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? जब बालक का सर्वांगीण विकास करेंगे या सर्वांगीण विकास करना होगा तो उसके लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन है हमारे धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 है धार्मिक कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3 है धार्मिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है खेलकूद एवं नृत्य नाट्य। अब देखिए यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं खेलकूद एवं नृत्य नाट्य हो सकता है, पर जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग प्राचीन मध्यकालीन और जो भी ब्रिटिश काल की शिक्षा थी उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो तब के हिसाब से क्या था? बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो इसका सही ऑप्शन बनता है वो होता है धार्मिक शिक्षा।
मतलब धार्मिक शिक्षा जो है वो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत में पाठ्यक्रम को किसकी जानकारी से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है? मतलब पाठ्यक्रम जो भी है भारत में, उसको आप ऐसी किस विषय वस्तु की जानकारी होगी जिससे आप पाठ्यक्रम को और अधिक उपयोगी बना पाएंगे? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय जानकारी, ऑप्शन नंबर 2 भारत का इतिहास, ऑप्शन नंबर 3 भारत का भौगोलिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय संस्कृति का ज्ञान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संस्कृति का ज्ञान। मतलब कि ना ही धर्म का ज्ञान, ना ही कोई स्थानीय जानकारी, ना ही केवल इतिहास, ना केवल भूगोल, इसका हो जाएगा भारतीय संस्कृति का ज्ञान। क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम उसका जो एरिया है वो इतना वास्ट है कि उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। जब हम संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो चाहे वो हमारी भौगोलिक स्थितियाँ हों, चाहे हमारा इतिहास हो, स्थानीय जानकारियाँ हों, हम उन सारी चीज़ों का अध्ययन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कर लेंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है भारतीय संस्कृति का ज्ञान। इस तरह से हमने 61 क्वेश्चन की श्रृंखला को पूर्ण किया। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जो DSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज़ शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगले आने वाले वीडियोज़ आप पा पाएँ और आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद मिल सके। कोई भी आपका सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको आप लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।